नमस्कार दोस्तों, मैं इमारत एतरवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जिनको कोई नहीं करवाता, वो अछूते अनछुए रह जाते हैं। जैसे कि आईसीटी वाला टॉपिक हो, दूरसंचार वाला, या कुछ ऐसे जो आरटी वाला थोड़ा टफ टॉपिक भी है, तो मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इस क्लास का एक फ़ायदा ये भी होने वाला है दोस्तों, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे ये शॉर्ट नोट शेयर कर दूंगा सारे, तो आपके शॉर्ट नोट भी साथ में तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपको, जिससे कि आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ 10-15 मिनट में। ये वादा करता हूँ मैं आपसे कि नींद में भी आपके को उठा के पूछेगा राइट टू एजुकेशन जो है आरटी एक्ट 2009, उसकी धाराएं क्या हैं, किसी भी धारा को पूछ लेगा तो आप नींद में भी जवाब दोगे। तो बेसिक से हम करने वाले हैं दोस्तों। अब जो भी कोई बंदा जो है पुराना पापी है भाई, वो कहे कि हमें तो आता है तो निकल सकता है भाई। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए याद रहे, तो वो देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो इससे पहले दोस्तों राइट टू एजुकेशन जो है 2009 का, उस पर आने से पहले हम फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का जो है वो कहाँ से चला रहा है दोस्तों। तो आप सबको पता है अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो उससे पहले तो हम कैसे पढ़ते थे आप सबको पता ही है। तो हिंदुस्तान अंग्रेज में 17वीं सदी 16वीं सदी में आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों 1813 में 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी कि एजुकेशन पे खर्च किए जाएंगे। अब उनका मकसद क्या था दोस्तों? उनका मकसद था एजुकेशन पे नहीं करने थे, इसके साथ ही उन्होंने ईसाई जो मिशनरीज है उनको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी और भारतीयों का धर्मांतरण शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 1813 की वो बात है। उसके बाद 1835 में मैकाले स्मरण पत्र है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कुछ हिंदुस्तानियों को शिक्षित किया जाएगा, वो रंग से काले होंगे लेकिन वो विचारों से अंग्रेज होंगे दोस्तों। विचारों से वो अंग्रेजों के जैसे होंगे। और उनका मुख्य मकसद था दोस्तों 1835 में उनका मुख्य मकसद ये था कि कुछ लोग ऐसे तैयार कर लिए जाए जो हिंदुस्तानियों पर लगातार हुकूमत बनाए रखने के लिए हमारे को फॉलो करे दोस्तों। तो और यही हुआ दोस्तों, ये उसी का परिणाम था कि 1857 की बगावत जब हुई, हमने क्रांति करी, तो हमारे अपनों ने हमारा साथ नहीं दिया और हम विफल हो गए थे। तो ये भी एक कारण था हमारे पे लंबे टाइम तक राज करने के लिए। तो मैकाले का स्मरण पत्र लाया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात आती है 1854 का 1854 का वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें ठीक ठीक बात करी गई दोस्तों, कहा गया है कि हिंदुस्तानियों को शिक्षित करने का समय आ गया है और फिर हम क्रांति करने ही वाले थे। और यही वो दौर था जब डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसमें आप सबको पता ही है कि जो भारतीय सैनिक है उनको तो अगर घर पे चिट्ठी संदेशा भेजना है तो पैसे देने पड़ेंगे, और इंग्लैंड वाले अगर 7 समुद्र पार भी चिट्ठी भेजे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ऐसे भेदभाव किए गए थे, इसीलिए सैनिक नाराज थे, आप सबको पता है, वो हम कभी बाद में करेंगे। हाँ, तो 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है 1948, ये आज़ादी के पहले की बातें होगी, 3 ऊपर वाली। उसके बाद 1948 में राधाकृष्ण आयोग बना। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो 12+3 की जाए, मतलब कॉलेज से पहले 12 साल तक पढ़ के आए बच्चा। और इसी ने कहा राधाकृष्ण आयोग ने, इस संवर्ती सूची में डाल दिया जाए। शिक्षा का जो विषय है, एजुकेशन जो है, उसको संवर्ती सूची में। कई बच्चों को नहीं आता कि ये संवर्ती सूची कहाँ से है दोस्तों। जो विषय है राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, 3 विषय में बांटा गया क्षेत्राधिकार को, ताकि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे पुलिस व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार देखती है। ऐसे ही ये जो है इसीलिए केजरीवाल कहता है ना, चिल्लाता रहता है कि यार मुझे पुलिस तो दे दो, पुलिस तो दे दो, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे जो पुलिस की व्यवस्था है वो केंद्र के हाथों में है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। तो एजुकेशन जो है वो संवर्ती का है, मतलब उस पर राज्य भी कानून बना सकता है, उस पर सेंटर भी कानून बना सकता है। तो सेंटर नहीं बनाया, फिर कुछ संशोधनों के साथ राज्य अपने यहाँ लागू कर लेते हैं दोस्तों। आगे बात बताऊंगा कि 1 साल का समय उनको दिया जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो संवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। और इसी राधाकृष्ण आयोग ने कहा यूजीसी दोस्तों, आप सबको पता है यूजीसी नेट जो होता है, तो यूजीसी की जो स्थापना करी गई 1953 में इसकी घोषणा की गई और 1956 में इसको चालू किया गया। और एनसीईआरटी जो है वो 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद बात आती है 1966 कोठारी आयोग बना। और कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी दोस्तों, ये पूछा जा सकता है 10+2+3, ये व्यवस्था आज भी चल रही है। तो ये मान लीजिए जो आज हम पढ़ रहे हैं जिस व्यवस्था में, वो कोठारी आयोग ने रिकमेंड किया था दोस्तों। कोठारी 10+10वीं पास, 10वीं के बाद 2 फिर 12वीं पास और फिर 3 ग्रेजुएशन हो जाता है। और मातृभाषा में उन्होंने कहा कि मातृभाषा जो भी आपकी राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है, वो भी एक सब्जेक्ट रखिएगा दोस्तों। तो अच्छी रिकमेंडेशन थी है। इसके बाद दोस्तों बात आती है 66 फिर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली, फिर हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, आप सबको पता है।
तो 14 वर्ष अनिवार्य, इसमें बोला गया दोस्तों, ये कानून नहीं बनाया, देख लेना, इसमें बोला गया कि 14 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो और द्विभाषा फार्मूला हो, 2 भाषाओं में हो। इन पहले ने कहा कि मातृभाषा में हो, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि नहीं नहीं, इंग्लिश भी हो तो हिंदी भी हो, गुजराती भी हो तो मराठी, मतलब ऐसे जो भी है 2 लैंग्वेज तो कम से कम आनी चाहिए। इसलिए आप देखते हो संस्कृत भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, ये सब है ना। तो ये आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करिएगा, हम उस पर भी आएंगे आरटी एक्ट पे, पहले हम फाउंडेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, पॉलिटी में भी इसके कुछ फैक्ट काम आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आरटी एक्ट में नहीं आता, लेकिन फाउंडेशन जब बनाते हैं हिस्ट्री का तो ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, हम ऐसे ही सारा रिट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और सेकंड ग्रेड का सीईटी हो, सारा जीके भी करवाने वाले दोस्तों। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, आप देखना आगे, अभी धाराएं में कैसे याद करवाता हूँ, है ना, ये तो फैक्ट है। तो मैं बता रहा हूँ आपको नवीन शिक्षा नीति, फिर 68 में पहली शिक्षा नीति आई और 1986 में दोस्तों 1986 में नवीन शिक्षा नीति लाई गई, और ये दूसरी नीति थी। आज भी हम इसी पर चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉपी पेस्ट कर देना, यहाँ पे 14 वर्ष अनिवार्य और निःशुल्क, ये इसमें भी बात की गई। और 10+2+3 वाला फॉर्मूला जो कोठारी आयोग ने दिया था कि 10वीं पास, फिर 10 के बाद 12वीं पास करो, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करो, ये फॉर्मूला वहाँ कोठारी ने दिया था। और नवीन शिक्षा नीति जो भी वर्तमान में चल रही है, आप सब उसी से पढ़ के आए हो, तो वो उसी की देन है दोस्तों, किसकी, नवीन शिक्षा नीति छियासी की, कोठारी साहब की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आती है 1992 में प्लान ऑफ एक्शन लाया गया, जिसमें 3 शब्द नए जोड़े गए। आप जब पैदा हुए, मान लीजिए आप सबकी डेट ऑफ बर्थ इसी अराउंड इर्द गिर्द होगी 95-92 के, तो तब ये बात की गई कि शिक्षा में थोड़ा क्वालिटी लाइए, है ना। जब हम पैदा हुए तो क्वालिटी की बात करी गई, अब भाई साहब होनी थी, आप पैदा हुए तो क्वालिटी तो देनी पड़ेगी। फिर लचीलापन की बात की गई, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता क्या हो, वो उपयोग में भी आनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो बेकार हो, जैसे वही है, कुछ लोग बातेड़ा करते जा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं करते, तो क्या ही फायदा उसका जब सिलेक्शन रिजल्ट नहीं आया, आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद बात आती है 2002 की। 2002 में क्या हुआ दोस्तों, 1 दिसंबर 2000 को भाग 3 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया दोस्तों। देखिएगा 86 किसकी सरकार में दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन, यहीं से शुरुआत होती है इस एक्ट की दोस्तों, मतलब बनने की कगार पे है ये संशोधन अधिनियम, है ना। 86वां संविधान संशोधन कब लाया गया दोस्तों, दिसंबर 2002 में, जिसमें 2 अमेंडमेंट किए गए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में किए गए, और जो है नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो है राज्य की नीति स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, भाग 4। तो भाग 3 में दोस्तों आर्टिकल 21A में जोड़ा गया क्या, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य एजुकेशन की बात की गई दोस्तों। गौर करना बात पे, फ्री भी होगी और वो कंपलसरी भी होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे इधर से उधर दुनिया हो जाए, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता एजुकेशन से, ये बात की गई दोस्तों, फंडामेंटल राइट है। इसके बाद है भाग 4, जैसे आपकी बोलने की स्वतंत्रता है वैसे ही पढ़ने की स्वतंत्रता है। भाग 4 में आर्टिकल 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि माँ बाप का ये कर्तव्य होगा कि वो बच्चे को एजुकेशन उपलब्ध करवाए, ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको, हालांकि वो कानूनी रूप से उसको लागू नहीं करवाया जा सकता। कई बार संविधान आयोग ने कहा कि कानूनी रूप से लागू होना चाहिए, जैसे कि हम संविधान के आदर्शों का पालन करें, भारत माता की जय बोले, तिरंगे झंडे से खड़ा हो जाए, तो इसको हम मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करें, ये सब बातें जो है फंडामेंटल कर्तव्य में है, वो 11 है। तो वो बातें कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते, आपकी मर्जी है, आप नारा लगाओ तो लगाओ वरना मत लगाओ, ये आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें, 2002 में किस किस में संशोधन किया गया दोस्तों, भाग 3 में जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 में जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति के निदेशक तत्व है, तो भाग 3 और 4 में 21A और 51 है। देख लीजिएगा दोस्तों, 21 में सोनागार होया है ना, और 51 भी कौन देव ना, 21 रुपया 51 रुपया ब्राह्मण जी ना शर्मा जाप ने, तो ए दोनों में ए मतलब, ठीक है, तो ये याद कर लेना। इसके बाद है 2005 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोस्तों, जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, ये लागू की गई जब बात नहीं बनी क्योंकि ये जो दोस्तों हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके बाद जो RTI एक्ट लाना था वो 2 बार दोस्तों पार्लियामेंट में गिर गया, एक बार NDA गवर्नमेंट में और एक बार जो राज्य की सरकार थी, जो जिसे मोदी वाली कहते हैं, मोदी जी वाली, है ना। तो मोदी जी वाली NDA है और वो सप्रसंग सरकार उसको बोलते हैं, क्या नाम था उसका यार,
मनमोहन सिंह वाली, उसका नाम कुछ और ही देते हैं ना। तो ये था बात दोस्तों, दोनों में एक बार गिर गया था, फिर लाया गया, मनमोहन साहब ने वापस लेके आए दोस्तों। और ज़्यादातर जो राइट्स दिए दोस्तों, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड सेफ्टी हो, खाने का अधिकार हो, ये सब ज़्यादातर कांग्रेस के दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिएगा और एक और बात भूल गया मैं, ये जो समवर्ती सूची है दोस्तों, इसको समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में आप सबको पता ही है। तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे इसमें सुधार किए गए थे। वो सुधार भी इसमें शामिल थे जो इंदिरा जी ने मतलब जो लगाए थे आपातकाल, वो अनिश्चितकाल तक प्रधानमंत्री रहना चाहती थी, वो वाले सब। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रस्तावना में भी इसके द्वारा संशोधन किया गया था। तो ये था दोस्तों। अब चलते हैं हम इसके मेन पार्ट की तरफ, जो आरटीआई एक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बन गए, ये हिस्ट्री के भी काम का है, पॉलिटी में भी आएगा, जीके में पूछा जा सकता है। जिस किसी का भी एग्जाम दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जो अवेलेबल करवाई दूंगा। तो आप टेलीग्राम दोस्तों चैनल जो है ठीक इसी नाम से, एग्जाम एम्पायर इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ज्वाइन कर लेना दोस्तों। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी रिगार्डिंग, चाहे आरपीएससी का कोई नोटिफिकेशन हो, आंसर की हो, किसी प्रकार का, हमारे नोट्स तो मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। अब देखो भाई, जो आरटीई एक्ट है 2009 वाला, देख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो लागू होने का टाइम है दोस्तों 2009 में। तो ये बना, आप सबको पता है बनता कैसा है, पहले राज्यसभा से या लोकसभा से किसी एक से पास होता है, फिर दूसरे में जाता है, वो पास करता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर होता है कि हाँ राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी तो कि हाँ अब, उसके बाद भी दोस्तों ये बनता नहीं है, राष्ट्रपति ने लगा दी, उसके बाद भी भारत सरकार के राजपत्र गजट जिसे बोलते हैं, भारत सरकार का एक पोथा इतना लंबा चौड़ा, जिसमें हर एक एक्टिविटी दर्ज की जाती है, तो उस राजपत्र में प्रकाशित होगा तब ये बना हुआ माना जाएगा दोस्तों। तो उस राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद एक और अधिसूचना निकालती है कि इस तारीख से लागू हो जाएगा। होता है ना, एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि बंद तो गया, राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया, लेकिन इसको लागू कब करना है। जैसे कई कानून जैसे बनते तो 2010 में, लेकिन वो पिछली तारीख से लागू किए जाते हैं, तो वो तभी होता है जब नोटिफिकेशन लागू करते हैं दोस्तों, जो नई तारीख जारी करती है भारत सरकार, ठीक है। तो लागू ये हुआ 1 अप्रैल 2010 से, ये पूछा जाता है दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से। इसको ऐसे भी याद कर लो कि 1 अप्रैल पहले 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आप सबको पता ही है, 30 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता ही है, जनवरी से दिसंबर नहीं होता भाई, फाइनेंशियल ईयर पहले होता था ऐसा ना, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। इसके बाद बात आती है दोस्तों, इसमें अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय है, ये पूछा जाता है। धारा कितनी है? 38 धाराएं हैं। इसके बाद भारत जो है 135वां देश है दोस्तों, 135वां देश है जो ऐसा अधिनियम लेके आया है शिक्षक का अधिकार। और पहला देश कौन सा था दोस्तों? नॉर्वे। नॉर्वे आपको पता ही है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये पहला है, भारत 135वां है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप देखते हो ना, कोई भी इंडेक्स आता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें नॉर्वे, फिनलैंड, ये पढ़ा ही होगा आपने जीके में, वो हमेशा टॉप पे रहते हैं दोस्तों। उनके टॉप पे रहने का 2 कारण है, एक तो वो पॉपुलेशन कम है उनकी, और उनमें डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे हमारी जो फाइलें होती है ना दोस्तों, नीचे से जाती है, लटकती है ना, पहले विधायक साहब के, सरपंच साहब के पास जाओ, सरपंच साहब कहेंगे हाँ मैं वोट देना, तो मैं आगे फाइल भेजूंगा, दो 7 चौकी वो बुलाएगा, फिर विधायक आगे फाइल को भेजेगा, फिर ऐसे करके लटकते मामला जाता है। और यहाँ तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं 1 रुपया देता हूँ तो 1 पैसा पहुँचता है। तो ये हालत है हमारे लोकतंत्र की। वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ग्राम सभा कोई भी कानून बनाती है, वो सीधा ही स्पीड से जाता है ऊपर की तरफ, ऊपर वाले सिर्फ पैसा देते हैं, केंद्र सरकार सिर्फ पैसा फेंकती है कि जाओ। तो ग्राम सभा वहाँ पे पावरफुल है, और गांधी जी का ये सपना था दोस्तों कि ग्राम सभा में असली पावर होनी चाहिए। असली डेमोक्रेसी का मतलब वही है, लेकिन हमारे तो यहाँ उल्टा ही चल रहा है। सेंटर पैसा देगी, कब आएगा कब नहीं, लटकते लोग। यहाँ तो गहलोत साहब भी चिल्ला रहे हैं पैसा खजाना खाली है, पैसा दे दो, ये आरसीपी का ये वो। तो बड़ा तामझाम हमारा लोकतंत्र थोड़ा, हालांकि बहुत हेल्दी स्वस्थ लोकतंत्र है, क्योंकि आप सबको पता है 75 साल हो गए हैं। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, हर तीसरे चौथे साल उनकी सरकार चेंज होती है, 5 साल तो कभी पूरी कर नहीं पाए, है ना। ऐसे ही म्यांमार देख लो, और नेपाल भूटान में तो लोकतंत्र हमारी वजह से है, ठीक है, हमने ही उनको बना के दिया है। तो देखिएगा दोस्तों, लागू हुआ 1 अप्रैल से, अध्याय 7 धारा 38 भारत 100। अब राजस्थान में कब हुआ दोस्तों? कोई भी कानून बने ना भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार राज्यों से ये कहती है, एक तो लास्ट वाली धारा छोड़ देती है कि तुम अपने हिसाब से संशोधन कर लो, है ना। ऐसे जैसे पंचायती राज कानून बना तो अपने हिसाब से संशोधन किया ना राज्यों ने, उसी प्रकार से ये था कि लास्ट धारा छोड़ दी थी कि राज्य अपने हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा देश है ना, विविधता में एकता, तो हर राज्य के अपने अपने विशेष पहलू होते हैं। कहीं पे कुछ गरीबी है, कहीं अमीरी है, कहीं कैसी जनजाति है ना वो, तो उनको कहती है कि तुम 1 साल में लागू कर लो, बना के जो भी सुधार करके। तो जो 1 अप्रैल 2010 में राज्य स्तर केंद्र स्तर पर लागू हुआ, वो 1 अप्रैल 2011 से कहाँ हो गया?
राज्य में राजस्थान में लागू कर दिया, ठीक 1 अप्रैल। और ये बाध्यता होती है दोस्तों 1 साल में तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए आप सबको पता है राज्य सरकारें पहले तो घूमती रहती है, रैलियां करती रहती है, जब एक्सपायरी डेट नजदीक आती है तो आनन फानन में वो लागू कर देती है। तो 1 अप्रैल 2011 दोस्तों, ठीक है, वही नया फाइनेंशियल ईयर, तो 1 साल बाद इन्होंने लागू किया, ठीक है दोस्तों। और संपूर्ण भारत पर लागू है दोस्तों, आप सबको पता ही है। संपूर्ण भारत पर पहले कहाँ लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में कब से होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को क्या कांड हुआ था, आप सबको पता है। धारा 370 हटा दी गई, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया और अब संपूर्ण भारत पर यह कानून लागू है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी राज्य में लागू है, ये संपूर्ण भारत पर, तो संपूर्ण भारत पर अब हो गया है, अब किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। अब बात आती है दोस्तों इसकी धाराएं की। अध्याय पहला है, उसकी पहली धारा दोस्तों देखिएगा, कोई भी कानून होता है ना, कोई भी कानून किसी भी प्रकार का, ये गांठ बांध लो दोस्तों, कोई भी कानून किसी भी प्रकार का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, कोई सजा का हो, कुछ भी हो, उसका पहली धारा जो होती है उसका नाम होता है खुद का। जैसे आप कोई फॉर्म लगाते हो ना, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होता है, आपका नाम ही लिखा होता है ना। कोई भी फॉर्म फिल कर लो आप, सबसे पहले नाम लिखना होता है, तो नाम होगा दोस्तों। उस नाम के बाद उसका विस्तार, मतलब उसका एड्रेस कहाँ है, तो उसका विस्तार कहाँ होगा दोस्तों, संपूर्ण भारत पर। मैंने बताया अभी 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको बताया मैंने अभी, धारा 370 ठीक, धारा 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 370 हटा दी गई दोस्तों मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका नाम क्या है, नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 दोस्तों, ये नाम है इसका। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो ये नाम धारा पहले में। अब बात आती है दूसरा, तो अब बात आ गई दूसरा, पहले में नाम हो गया तो दूसरे में विशेषताएं पूछी जाएगी, परिभाषाएं दोस्तों। जैसे आप हो, अब आप कह रहे हैं पूछा जाएगा आपके माता पिता, आपकी परिभाषा, आप कितने उम्र हो, कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, ऐसी बातें करी जाएगी ना। आपके बारे में जानना है तो आपका नाम सबसे पहले, तो नाम आ गया। धारा 2 में आपके बारे में लंबा चौड़ा, ऊंचा नीचा, काला पीला, है ना, ये बात होती है। तो दोस्तों इसमें परिभाषाएं दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो परिभाषाएं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग, एक्ट किसके रिगार्डिंग है, बालकों के, तो बालक की परिभाषा, कि बालक ही तो जाएंगे ना स्कूल 6 से 14 साल के, तो बालक, इसमें बालक की परिभाषा क्या दी गई, ये पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में जो है बालक की परिभाषा की उम्र है 6 से 14 साल, 6 से 16 साल, 6 से 20 साल, 6 से 21 साल, कुछ भी दे देगा। तो 6 से 14 साल ये याद रखना। और भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे श्रमिक वाला कानून है, उसमें अलग परिभाषा है, बहुत सारे कानून में अलग अलग परिभाषा है, पॉक्सो एक्ट में अलग है। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसीलिए दिया जाता है। जैसे पॉक्सो एक्ट में अलग है, आप सबको पता है, रेप वेप वाले मामले में, इसमें अलग है, श्रमिक वाले में अलग है, उसमें अलग अलग परिभाषा दी गई है। किशोर की, कि घर वालों का जो चाय पानी की दुकान है उसमें थोड़ा सा हाथ बटा सकता है, खेती में हाथ बटा सकता है, ऐसे करके कुछ ढिलाई दी गई है। तो यहाँ पे 14 साल, 6 से 14 साल बालक की उम्र है, ये रट लेना दोस्तों, 6 से 14 साल। हालांकि अब तो रटा हुआ ही आपका। तो अब इसमें बात की गई सरकार की बात आती है, सरकार शब्द आ जाए तो सरकार का मतलब क्या है, ये मतलब बताना चाह रहा है कि बालक का मतलब क्या है, 6 से 14 साल का लड़का है, लड़की। सरकार का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य सरकार। एक सरकार नहीं होगी, केंद्र भी हो सकती है, राज्य भी हो सकती है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब, प्रारंभिक शिक्षा आप सबको ही पता है, 1 से 8वीं क्लास तक का, ठीक है। इसके बाद असुविधाग्रस्त बालक, मतलब जो असुविधाग्रस्त बालक है, जिसके पास थोड़ी सुविधाओं की कमी है, तो इसमें बात की गई है कि ये ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, और नॉन टीएसपी टीएसपी वगैरह वो सारा हो सकता है ना दोस्तों। अब आता है दुर्बल बालक। दुर्बल बालक, जो कमजोर बालक है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप सबको पता है ईडब्ल्यूएस। इसमें 2 चीज़ें जरूरी है। आगे है स्कूल का, जो स्कूल का कहा गया है कि ऐसा ऐसा स्कूल होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने घर की दुकान खोल दी, कोई मान्यता नहीं और दे रहे हैं, ज्ञान फैल रहे हैं ना। जैसे कुछ धार्मिक संस्थाओं को तो छूट है, लेकिन यहाँ पे स्कूल जो है अगर उसमें एजुकेशन दी जाती है तो उसको, चाहे वो आरबीएसई, वो राजस्थान बोर्ड हो या कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबसे मान्यता प्राप्त, किसी न किसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है दोस्तों, एक तो बालक की परिभाषा क्या है, बालक की परिभाषा, और प्रारंभिक शिक्षा से क्या मतलब है, ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाता था यहाँ पे। बाकी तो ये तो इजी था। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ नहीं, डरना नहीं है। कानून पढ़ रहे हो तुम वकील बनने जा रहे हो दोस्तों, ऐसा ही होता है। लेकिन थोड़ा नया नया चैप्टर है ना, तो थोड़ा टफ लगेगा, बाकी तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में कितनी है, धारा 3 से 5 तक की बात की गई, मतलब दूसरा जो अध्याय है। अब अध्याय तो आप समझते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहला अध्याय में 2 धाराएं करी हमने, दूसरा अध्याय जो है उसमें 3 धाराएं होंगी, 3 से 5, तो धारा 3, 4, 5। अब इनको याद करते हैं। हमने बात कर ली भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया ना। हमने बात कर ली कि क्या होगा भाई, क्या होगा, नाम होगा उसका, उसके बाद परिभाषाएं होगी। अब क्या बात है, अब तो स्कूल भेजेंगे, स्कूल की बात आ गई ना, कि अब तो बस दे दो यार अधिकार, है ना। तो धारा 3 जो है, धारा 3 क्या बात करता है, निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा, ये बात करता है धारा 3। जो मेन मुद्दा था वो धारा 3 में लिखा हुआ है।
तो बात कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2019 एक्ट में जो प्रावधान किया गया है निःशुल्क पर अनिवार्य शिक्षा का, वो किस धारा में, सीधा सीधा पूछेगा तो धारा 3 में है। जो मुद्दे की बात है वो धारा 3 में जाके आइए दोस्तों। और 6 से 14 साल तक की ये बालक की परिभाषा आप सबको मैंने बता ही दिया, ये बालक है या बालिका है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखो धारा 4, अब भाई उसको क्या दे तो दिया अधिकार, है ना। अब आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, मतलब उसको अधिकार दे दिया कि वो पढ़ेगा, स्कूल जाएगा। अब भाई साहब ये चौथे के कह रहा है दोस्तों, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। धारा 4 के कह रही है आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। इसका मतलब ये देखिएगा कोई 4 साल है ना डंडा चरा रहे जो, मतलब भेड़ चरा रहे है ना, चरा के आता है, ये समझिएगा। अब वो आते ही अब उसको 4 साल वो भेड़ चरा के आ गया पढ़ाई छोड़ के, अब वो ये मान लो 12 साल का हो गया। अब 12 साल का आते ही वो पहली क्लास में थोड़ा आएगा या दूसरी क्लास में थोड़ा ही बैठेगा। तो ये कहना चाह रहा है कोई बंदा लेट भी स्कूल पहुंचे ना तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको कक्षा में बिठाया जाए, ना कि कोई 13 साल का आ रहा है उसको आके पहली कक्षा में बिठा दिया। अगर उसने कभी स्कूल नहीं गया, कभी नहीं पढ़ा, वो खेती बाड़ी करके भी आ रहा है तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा दी जाए, ये बात कहना चाह रहे हैं कक्षा 4 में। तो इसको याद रख लिया भाई, 4 साल लल्डे चरार, भेड़ चरार, गए चरार आयुजे, और आते ही दोस्तों भी जो क्लास होली उको मैंने बैठे लोग, है ना, ठीक है ना, कि वो छोटा छोटा टाबर रहेंगे साथ पहली क्लास में, ठीक है भाई। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, ये बात की गई है। इसके बाद 5वां आता है, धारा 5 क्या कहता है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का स्थानांतरण। भाई साहब ये सबसे मुख्य मुद्दा, आप सबको पता है, प्राइवेट स्कूल वाले टीसी नहीं काटते, आप सबको पता है। तो इसको सरकार को भी पता चल गया तो उन्होंने प्रावधान डाल लिया 5, ठीक है। धारा 5 में क्या लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक स्थानांतरण का अधिकार। 1ली से 8वीं कक्षा तक कोई भी बच्चा अगर उसका मन भर गया किसी स्कूल से, किसी स्कूल में मैडम ढंग की नहीं है या मास्टर ढंग का नहीं है, उसको नहीं पसंद आ रहा है, तो उसको ये अधिकार है कि वो कभी भी अपनी मर्जी से किसी और स्कूल में पढ़ सकता है। ये अधिकार है, कोई स्कूल उसको मना नहीं कर सकता किसी भी आधार पे। इसीलिए वो 25% वाला किया गया, वो आगे बताऊंगा मैं ना, AWS के लिए ना। तो स्थानांतरण का अधिकार, अब आप सबको पता है टीसी पे कितना झगड़ा होता है, प्राइवेट वाले चाहे कुछ भी हो जाए लठ गाड़ दो बोले, लेकिन टीसी नहीं देते थे। सब आप इस दौर से गुजरे होंगे। पापा को पटाने की कोशिश करेंगे, मम्मी को पटाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे बच्चे तो आपके बच्चे को यहीं पढ़ाओ, ये वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा होता है इसको। तो ये जो बात है ये इसमें सरकार ने सुन ली कि उसको स्थानांतरण का अधिकार होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये कौन से में, धारा 5 में दोस्तों। भाई साहब 5 साल पढ़ लियो, मैं जावा देता दूँ तो ओके दे टाबरा ना, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा दोस्तों, अध्याय 3, तीसरा स्लाइड, अध्याय 3, धारा 6 से 11 तक। इसमें देखिएगा 6 से 11 तक धारा दी गई है। अब 6 दोस्तों, धारा 6 क्या कहती है, 1 किलोमीटर से, ये बात करता है धारा 6, मतलब आपके घर के आसपास ही स्कूल का होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा दूर आप पैदल चलोगे, बच्चे तो पैदल ही जाते हैं, बाइक तो चलाना आता नहीं है, तो ज़्यादा पैदल चलोगे तो आपके पैरों में छाले हो जाएंगे, पता है ना आपको, तो आपके पैरों में छाला हो जाएंगे दोस्तों। धारा 6 मतलब छाला, याद रखना भाई, धारा 6 से छाला मतलब पैदल स्कूल नहीं जा सकते, तो बहुत नज़दीक, मतलब ज़्यादा दूर पैदल नहीं चल सकते, तो नियर बाई कोई स्कूल होना चाहिए। तो उसमें व्यवस्था की गई है कि नियर बाई जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं ना, उनकी स्कूल जो होगी 1 किलोमीटर में एक स्कूल होगी, 1 किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल होना जरूरी है दोस्तों। देख लीजिए कितना सुंदर प्रावधान है, और ऐसा करने की कोशिश भी करती है सरकारें, लेकिन कर नहीं पाती है, ठीक है। और इसके बाद ये है दोस्तों 2 किलोमीटर, 6 से 8वीं तक के बच्चे हैं, मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर जा सकते हैं ना, तो उनके लिए क्या कर दिया, 2 किलोमीटर में एक स्कूल होना जरूरी है। 2 किलोमीटर की परिधि मानी जाती है दोस्तों। परिधि आप सबको पता है, बीच में ऐसा रख के ये 1 किलोमीटर है, इसको 2 ऐसे गोल गोल घुमा दो दोस्तों, ठीक है, तो परिधि बन जाएगी ये वाली। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट मिले तो 2 किलोमीटर, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। 1 किलोमीटर में एक स्कूल 1 से 5वीं तक, और 2 किलोमीटर में एक स्कूल 6 से 8वीं कक्षा तक, वरना ज़्यादा पैदल चलोगे तो छाला हो जाएंगे। छाला 6 धारा 6 छाला, ठीक है भाई, इसे रिलेट कर रहे हैं, धारा 6 छाला, ठीक है। याद करना भाई धाराओं को, मैं फिर कह रहा हूँ ये पूछी जाती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से पढ़ा रहा हूँ, वरना तो मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। वैसे मेरी क्लास को 2x में करके कोई देख नहीं सकता, ठीक है। अब धारा 7 की आती है। धारा 7 की बात, 7 फेरों के 7 वचन निभाएंगे कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कानून बनाया, आप सबको पता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, निःशुल्क अधिकार देंगे। तो बात आती है भाई पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा, तो कहा भाई हमने साथ साथ है, हम दोनों साथ साथ मिलकर निभाएंगे। तो वित्तीय खर्च जो है दोस्तों, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के हम साथ साथ निभाएंगे। तो केंद्र सरकार का परसेंटेज कितना है दोस्तों, 60% तो केंद्र देगी। केंद्र बड़ा आप सबको पता है, पैसे भी उसी के पास आते हैं ज़्यादातर, GST के, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ना। तो ये, और राज्य कहता है मैं तो भाई गरीब आदमी हूँ 40% ही दूंगा। और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अलग व्यवस्था है दोस्तों। पूर्वोत्तर के राज्य आप सबको पता है, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, वो थोड़े जनजातीय इलाके हैं, वहाँ पे संसाधन कम है, गरीब राज्य है वो दोस्तों, हमारे मुंबई गुजरात जैसे नहीं है। तो वो उनके लिए क्या किया, केंद्र ने कहा कि भाई तू तो 10 रुपये दे दे,
100 में से 10 रुपये दे दे, 90 रुपये मैं दे दूंगा, क्योंकि अंदर तो अमीर आदमी है, कुछ भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, कहीं कहीं स्कीम में 100 भी देता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूछा जाता है दोस्तों, फिर कह रहा हूँ मैं, पूर्वोत्तर राज्य जो 8 बहनें जिनको बोला जाता है ना दोस्तों, उनके लिए जो है व्यवस्था 90-10 की है। और जो बड़े बड़े हमारे राजस्थान के लिए, तो राजस्थान वाला 100 में से 40 रुपये देता है, और मोदी जी भेजते हैं 60 रुपये तो स्कूलों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है धारा 8 की। धारा 8 में मैनेजमेंट की बात की गई, मतलब निरीक्षण व्यवस्था करना स्कूलों की कहाँ स्थापित होगी। जैसे बीडी कल्ला साहब कहते हैं ना, हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, ये वो खोलेंगे, तो धारा 8 में बात की गई है। तो मैनेजमेंट की कहाँ, राज्य सरकार के स्तर पे। उसके बाद उसके अगले में दोस्तों, मतलब 8 से 9 पे नीचे आ जाओ थोड़ा, तो नीचे में तो मैनेजमेंट भी नीचे खिसक जाएगा। तो डीएम, एसडीएम, बीडीओ वगैरह जो होते हैं, तो मैनेजमेंट जो है दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी, थोड़ा नीचे आ जाओ, मतलब बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम, है ना, डीएम, इस प्रकार के जो अधिकारी है नीचे, वो मैनेजमेंट करेगा। नीचे एक धारा नीचे आ जाओ 8 से नीचे, तो इसके बाद आएगा, अगर ऑप्शन में ऐसे भी मार देना कि 8 के बाद इनो आएगा मैनेजमेंट में, तो एसडीओ तो राज्य सरकार वाला प्राधिकारी तो ऊपर करेंगे, और मैनेजमेंट वाला धारा 9 में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्थानीय वाला। अब धारा 10 की बात, धारा 10 में कहा गया है कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो बालक बालिकाओं को स्कूल भेजे, उनको एजुकेशन दिलाए। अब इसको याद कैसे रखना भाई, धारा 10 में आप सबको पता है, बचपन में मैं भी नहीं जाता था स्कूल बिना पैसे लिए, और पापा 10 रुपये का नोट निकाल के देते थे कि जा दादा पांडो छोड़, है ना, तो 10 रुपये देके स्कूल भेजा करते थे भाई साहब, आप सबको पता है। टॉफी वॉफी कुछ खाने के लिए ना, वो गुड्डी वाले बाल याद आ गए होंगे ना। तो धारा 10 में मम्मी पापा 10 रुपये दे के भेजते हैं कि भाई दादा जा स्कूल पांडो छोड़, माँ को क्यों माहौल खराब करा जाए ना तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो स्कूल भेजे, धारा 10 में दोस्तों। तो धारा 10 मतलब 10 रुपये दे के भेजते थे ना, 10 रुपये दे के स्कूल भेजते थे, तो ऐसे याद कर लेना दोस्तों। 6 से छाला हो गया। अगर आपको 38 में 5-7 भी होगी ना, तो एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगी दोस्तों वहाँ पे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको तो ऐसे रिलेट करके करवा दूँ। तो धारा 10 रुपये, माता पिता 10 रुपये देके स्कूल भेजते हैं, ठीक है, उनका कर्तव्य यही है, ठीक है, तो याद रखना। अब भाई साहब धारा 11, अब 10 में तो हो गई, अब धारा 11 में माता पिता कहते हैं भाई साहब ये 3 साल से कम बड़ा हो गया, 1 से 3 वर्ष है ना, 1 से 1 वही है ना, 1। अब माता पिता कहते हैं सरकार से कि भाई साहब जो बड़ा वाला बालक था हमारा 6 से 14 वाला, उसको तो हमने स्कूल में भेज दिया, लेकिन एक टुच्चा सा और हमारे रह गया, और वो टुच्चा सा हमारा माहौल बिगाड़ रहा है। मतलब पता है माहौल कौन सा बिगड़ता है। अब ये 3 साल का, 1 से 3 साल वाला है ना, नहीं 3 से 6 वर्ष वाला ना दोस्तों, 3 से 6 वर्ष वाला, देखिएगा माहौल तो ये बिगाड़ेगा ना, 1 साल वाले को तो सुला देंगे वही याद कर लेना कैसे भी करके, एग्जाम तक फैक्ट घसीट के ले जाने, बस हमारा मकसद। 3 से 6 साल का, इसका क्या करे भाई, ये पेरेंट्स कहते हैं कि भाई धारा 11 में आ गया, 10 में तो काम हो गया, उनको तो 10 रुपये देके स्कूल भेज दिया, अब माहौल खराब कर रहा है, 3 से 6 वर्ष वाला थोड़ा छोटा, इसको भेज कहाँ सकते हैं, तो सरकार ने कहा इसके लिए हम आंगनबाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, तुम मस्त रहो, तुम अपना काम ठीक से करो, ठीक है। तो 3 से 6 वर्ष वाला कहाँ चला जाएगा, आंगनबाड़ी में, धारा 11 में। तो धारा 10 में 10 रुपये देके भेज दिए, तो नेक्स्ट धारा में क्या होगा, आंगनबाड़ी में भेजना पड़ेगा ना बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को। तो धारा ये दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए मैं रिलेट करके आपको, अब ये नहीं भूलोगे धारा 10 में क्या था भाई, 10 रुपये देके मम्मी पापा ने स्कूल भेजा था, और उसका ये कर्तव्य भी था कि हम स्कूल पहुंच जाए कैसे, वो धारा 10 रुपये तो बहाना था, कर्तव्य था उनका कि स्कूल भेजना, ठीक है दोस्तों। तो माता पिता का कर्तव्य आ गया स्कूल भेजना। और धारा 11 में दोस्तों जब मैं तो चला गया तो मेरा छोटा वाला भाई रह गया, वो माहौल बिगाड़ रहा था, तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था कर दी भाई। 10 से 11 हो गया ना याद, बताओ। ऐसे ही मैं करवाता हूँ दोस्तों, और भी जो भी ट्रिक्स और अच्छी बनेगी क्रिएटिव माइंड से, जो भी कुछ हो पाएगा याद करवाने के लिए वो मैं करूँगा दोस्तों। तो इसके आगे की धारा है दोस्तों, 11 के आगे की जो धारा है वो हम कल लेके आएंगे दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होगी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे, जैसे अगर ऑडियंस बढ़ता चला गया तो मैं सारा तैयारी आपका ऐसे ही आराम से करवा दूंगा दोस्तों। बहुत कम टीचर बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, कुछ भी करवा दे रहे हैं, मैराथन क्लासें ले रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, मस्ती से नहीं पढ़ाते। तो भाई मेरा मकसद है याद करवाने का, मैंने सारा ऐसा ही करवा रखा है। नृत्य के एकीकरण के वीडियो पड़े हैं दोस्तों प्लेलिस्ट में, जाके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बाकी कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं PDF शेयर कर दूंगा, ताकि शॉर्ट नोट आपके पास रहे दोस्तों। ये बड़े काम के हैं, आप दिख ही रहे, बहुत छान मार के फिर करना पड़ता है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय। और लाइक और सब्सक्राइब है ना दोस्तों, ठीक है, शेयर कर देना।